पिछले कई दशकों से हम यही देखते आ रहे हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा गाड़ियां बेचने वाली कंपनी रही है मारुति और सेकंड नंबर पे रही है हुंडई और तीसरे नंबर पे कभी टाटा आ गई, कभी टोयोटा आ गई तो कभी होंडा। लेकिन पिछले 41 सालों से मारुति नंबर 1 पर है और पिछले 17 सालों से यानी कि 2007 से हुंडई नंबर 2 पर है और इस पोजीशन से हुंडई को अब तक कोई भी हिला नहीं पाया था। लेकिन 2025 में ये फैक्ट बदल चुका है। जी हाँ, क्योंकि 2024 वो आखिरी साल था जब हुंडई भारत के अंदर सेकंड मोस्ट सेलिंग कार ब्रांड बना था। क्योंकि 2025 में गाड़ियां बेचने के मामले में सेकंड नंबर पर आ गई थी महिंद्रा और थर्ड नंबर पे टाटा। यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर अंदर हुंडई 2 स्थान लुढ़क चुकी है और ये मेरे हिसाब से काफी बड़ा डिक्लाइन है, स्पेशली उस ब्रांड के लिए जो कि पिछले लगातार 17 सालों से दूसरे नंबर पर रहा हो। लेकिन ये हुआ कैसे? हुंडई की गाड़ियां तो काफ़ी ज़्यादा बिकती हैं, राइट? क्रेटा तो अभी भी खूब बिकती है। 2025 के अगर आप सेल्स फिगर्स उठा के देखोगे तो ये गाड़ी नंबर 2 पर आती है इंडिया के अंदर मोस्ट सेलिंग कार्स में। और अगर हुंडई की इतनी महंगी कार इतनी ज़्यादा बिक रही है तो बाकी गाड़ियों को तो और अच्छा बिकना चाहिए, स्पेशली छोटी गाड़ियों को, राइट? ऐसा मैं और आप अभी तक सोचते आए हैं और ऐसा ही कुछ होता भी था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हुंडई के पास बस एक ही स्टार कार बची है और पूरी की पूरी कंपनी का भार ढो रही है और वो है क्रेटा। आप ये सेल्स चार्ट देखो, ये इसी मार्च के महीने का है। हुंडई की क्रेटा की 18,000 यूनिट्स बिक रही हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है और इसी वजह से ये सी सेगमेंट के अंदर टॉप मोस्ट सेलिंग कार भी है। फिर इनकी जो सेकंड मोस्ट सेलिंग कार है वो है वेन्यू, जिसकी 11,000 यूनिट के आसपास बिक रही है, जो कि एक डिसेंट नंबर है, लेकिन ये मार्केट लीडर नहीं है अपने सेगमेंट के अंदर। और फिर इसके बाद जितनी भी गाड़ियां हैं उनमें से किसी की भी सेल 7,000 यूनिट को भी पार नहीं करती है। देखो, 5 से 6,000 यूनिट के आसपास बिकना भी अपने आप में एक बड़ा नंबर है, लेकिन हुंडई की टोटल सेल्स के कंट्रीब्यूशन के अंदर इनका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा छोटा है। तो कहने का मतलब ये है कि हुंडई की टोटल सेल्स में 32% सेल तो सिर्फ क्रेटा की ही होती है। वहीं अगर मैं टाटा का रुख करूं तो मार्च के महीने में इनकी नेक्सॉन की लगभग 20,000 यूनिट्स बिकी थी और पंच की लगभग 21,000 यूनिट्स। यानी कि टाटा के पास सिर्फ एक स्टार कार नहीं है हुंडई की तरह, बल्कि 2 है। लेकिन इनकी भी जो टॉप सेलिंग कार है उसकी सेल्स 31% कंट्रीब्यूट करती हैं टाटा की टोटल सेल्स में। यानी कि यहाँ पर भी कंसंट्रेशन 1 से 2 गाड़ियों की तरफ ही ज्यादा है, बाकी गाड़ियां उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही हैं फिलहाल। लेकिन फिर आती है महिंद्रा और मेरे हिसाब से सेकंड प्लेस के दावेदारों में इस ब्रांड की स्ट्रेटेजी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि जो इनकी मोस्ट सेलिंग कार है वो है स्कॉर्पियो, जिसकी 14,000 यूनिट्स बिकी थी। फिर जो इनकी सेकंड मोस्ट सेलिंग कार है वो है थार एंड थार रॉक्स कंबाइन, जिनकी लगभग 10,000 यूनिट बिकी थी। और फिर आती है बोलेरो, एक्सयूवी 3XO एंड 7XO, जिनकी लगभग हर महीने 9,000 यूनिट्स बिक रही हैं, जिस चलते महिंद्रा की टोटल सेल्स के अंदर टॉप सेलिंग कार का योगदान सिर्फ 24% है, यानी कि स्कॉर्पियो का। यानी कि महिंद्रा के पास सिर्फ 1 या 2 स्टार कार्स नहीं है, बल्कि जितनी भी उनकी मास मार्केट कार्स हैं वो सभी इक्वली अच्छा कर रही हैं। और यही एक आइडियल सक्सेस की पहचान भी है, क्योंकि अगर आप मारुति का चार्ट देखोगे ना, सेल्स चार्ट, तो यहाँ पर भी आपको कोई सिंगल हीरो प्रोडक्ट दिखाई नहीं देगा। इनकी सभी की सभी गाड़ियों की सेल्स काफी अच्छी है और इसीलिए आज तक इनको कोई भी हरा नहीं पाया है, इनको फर्स्ट पोजीशन से कोई भी हटा नहीं पाया है। क्योंकि जब इनकी कोई कार कंपटीशन की वजह से पिछड़ने लगती है तब इनकी बाकी गाड़ियां अपनी स्ट्रॉन्ग सेल्स के साथ ब्रांड को संभालती हैं। वहीं हुंडई के पास सिर्फ एक और एक स्टार कार है जिसकी आउट ऑफ द प्रोपोर्शन जाकर सेल्स होती हैं, लेकिन बाकी गाड़ियों की सेल्स काफी मीडियोकर है। हाँ, वेन्यू की सेल्स ठीक है, लेकिन उस गाड़ी ने कोई भी ग्रोथ नहीं दिखाई है पिछले 1 साल के अंदर, बल्कि हल्की सी 1-2% की डी ग्रोथ ही हुई है उसकी। अब ऐसा नहीं है कि हुंडई हमेशा से ही सिर्फ क्रेटा की पीठ पर राइड कर रही थी। आज से अगर आप 7 से 8 साल पहले की सेल्स देखोगे तो हुंडई की i10 की, i20 की, वेन्यू की और क्रेटा की लगभग सभी की सेल्स लगभग बराबर सी ही हुआ करती थी। तो फिर अब क्या हुआ? और ये जो हुंडई के साथ हुआ है ये महिंद्रा और टाटा के साथ क्यों नहीं हुआ? इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि हुंडई की पोर्टफोलियो के अंदर ज्यादातर मॉडल्स मारुति को मिरर करते हैं। अब इस बात से मेरा मतलब क्या है वो समझ लो। मारुति स्विफ्ट बेचती है और हुंडई i10, दोनों की दोनों गाड़ियां सेम सेगमेंट की हैं और ऑलमोस्ट सेम सी ही चीजें ऑफर करती हैं, ठीक है। मारुति बलिनो बेचती है और हुंडई i20 अगेन सेम सेगमेंट की कार हैं और एक जैसी ही चीजें आपको प्रोवाइड कराती हैं। मारुति डिजायर बेचती है और हुंडई ऑरा अगेन सेम सेगमेंट की कार है, सेम से ही पर्पस है। ज्यादातर दोनों ही गाड़ियों को टैक्सी ड्राइवर्स खरीदते हैं। ऐसे ही पहले हुंडई के पास सेंट्रो हुआ करती थी, जिसको कड़ी टक्कर देती थी वैगनार। सेंट्रो तो मर गई, लेकिन वैगनार आज भी जिंदा है और थ्राइव कर रही है। यानी कि हुंडई ने मारुति की सक्सेस को पढ़ा है और समझा है कि भारत को इसी तरीके की गाड़ियां चाहिए, इसीलिए वो मारुति वाली कैटेगरीज के अंदर ही सिमिलर सी गाड़ियां जो सिमिलर सी वैल्यू प्रोवाइड करा रही हैं वैसी गाड़ियां उतारते चले गए। और ऐसा सिर्फ इन्होंने ही नहीं करा, कई सारे ब्रांड्स ने करा, फिर वो चाहे होंडा हो या फिर टाटा हो। लेकिन मारुति के प्रकोप से कोई भी नहीं बचा और आज हुंडई जैसे वेल रेप्यूटेड ब्रांड को भी मारुति के प्रकोप को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप मॉडल टू मॉडल कंपेयर करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हुंडई की वही गाड़ियां आज सेल्स के मामले में पीछे हैं, जो कि मारुति की डोमिनेंस वाली कैटेगरी यानी कि छोटी कार की कैटेगरी में उनसे डायरेक्टली भिड़ती हैं। आप खुद देखो, i10, i20 एंड ऑरा, जो भी गाड़ियां मारुति के साथ डायरेक्ट कम्पीट कर रही हैं छोटी कार के सेगमेंट के अंदर, वहां पर मारुति की गाड़ियां इन हुंडई की गाड़ियों से 4 गुना से भी ज्यादा सेल्स कर रही हैं। यानी हुंडई कार्स की जो ऑलमोस्ट आधी पोर्टफोलियो है वो मारुति की छोटी गाड़ियों से भिड़ने में लगी पड़ी है और इसी वजह से हुंडई की जो टोटल सेल्स हैं उसके अंदर डिप आ रहा है।
वहीं टाटा के साथ हमें ये दिखाई देता है कि बेशक टिगोर और टियागो मारुति के साथ डायरेक्ट राइवल करती हैं और इसीलिए उनकी सेल्स भी काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन उनके पास सिर्फ यही दो ऐसी गाड़ियां हैं जो कि मारुति की डोमिनेंस वाली कैटेगरी के अंदर डायरेक्टली उनसे भिड़ती है। वरना टाटा की जो नेक्सॉन है वो उस कैटेगरी के अंदर कमाल कर रही है जहां पर ग्राहक सिर्फ वैल्यू फॉर मनी नहीं देखता, बल्कि वो एस्पिरेशन देखता है, वो सेफ्टी चाहता है और वो फीचर्स चाहता है। और बाकी टाटा की गाड़ियां सी और डी सेगमेंट के अंदर आती हैं, जहां पर मारुति बेशक अच्छा कर रही है, स्पेशली सी सेगमेंट के अंदर। डी सेगमेंट के अंदर तो वो टोयोटा की कॉपी बेच रहे हैं, लेकिन सी सेगमेंट के अंदर वो डोमिनेट नहीं करते, क्योंकि एज आई सेड बिफोर, प्रीमियम कैटेगरी की कार्स के अंदर लोग पावर चाहते हैं, सिर्फ माइलेज और वैल्यू फॉर मनी नहीं देखते। और इसीलिए इसी प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ही महिंद्रा को भी अपना खजाना हाथ लगा। क्योंकि महिंद्रा की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक मार्केट गैप को समझा, देखा कि हम मारुति से तो लड़ाई कर नहीं सकते, और इसीलिए उन्होंने मारुति से लड़ने की कोशिश कभी करी भी नहीं। उन्होंने मार्केट का शिफ्ट समझा और धड़ल्ले से इंडियंस को उनकी फेवरेट एसयूवीज बनाकर दी, और आज बहुत तगड़ी एसयूवी पोर्टफोलियो होने की वजह से वो सेकंड नंबर पर आ गए हैं कार सेल्स के मामले में। और मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं, क्योंकि बाकी कार ब्रांड्स छोटी गाड़ियाँ बेचकर ऊपर आए हैं, वहीं महिंद्रा वाले बड़ी एसयूवीज बेचकर, जहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। अच्छा, मारुति की छोटी कार्स के अंदर डोमिनेंस वाली बात तो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि मारुति से आखिर भिड़ क्यों नहीं पा रहा कोई छोटी गाड़ियों के अंदर। स्पेशली अगर मैं हुंडई की बात करूं, जो कि सिमिलर सी ही पोर्टफोलियो के अंदर गाड़ियां बना रहे हैं। क्या हुंडई की गाड़ियां अनरिलायबल हैं? देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हुंडई की जो कार्स हैं इंडिया के अंदर वन ऑफ दी मोस्ट रिलायबल कार्स के अंदर मानी जाती है। स्पेशली इंडियंस को 3-4 लाख किलोमीटर गाड़ी नहीं चलानी होती, उस हिसाब से हुंडई गाड़ियां बहुत ज़्यादा रिलायबल रहती है। इसके अलावा हुंडई की जो सर्विस क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सर्विस सेंटर्स की कमी भी नहीं है, खूब सर्विस सेंटर है हुंडई के पास, और इनकी गाड़ियों के अंदर फीचर्स भी ज़्यादा आते हैं, और उनकी जो क्वालिटी होती है फीचर्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच होती है। लेकिन फिर भी वो मारुति से इतना ज़्यादा पीछे हैं छोटी गाड़ियों की सेल्स के मामले में। ऐसा क्यों? चलो ये भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, आप में सिर्फ 30% लोग ही हमें सब्सक्राइब करते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी ही बढ़िया वीडियोस को लाने की, मार्केट की रिसर्च को आपको बताने की, रिव्यूज़ करने की। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पर बात सिर्फ हुंडई की है ही नहीं, कोई भी ब्रांड ए और बी सेगमेंट के अंदर मारुति से बहुत दूर ही रहेगा, आज तक रहता आया है और आगे भी रहेगा। और उसका सिर्फ एक और एक रीज़न है, और वो है फ्यूल माइलेज। मैं यार अब तक कई गाड़ियां चला चुका हूं, और मैंने ये देखा है कि चाहे आप 1500 सीसी का इंजन ले लो या फिर 1.2 लीटर का इंजन ले लो, माइलेज में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता है अगर मारुति गाड़ी नहीं है। अगर मैं स्पेशली दिल्ली ट्रैफिक की बात करूं तो यहाँ पर 1500 सीसी की जो गाड़ियाँ होती हैं वो 8 से 10 या फिर 11 तक का माइलेज निकाल के दे देती हैं, और जो 1.2 लीटर इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं वो 10 से 12 तक का निकाल कर दे देती हैं। यानी कि माइलेज में अगर सिर्फ फर्क इतना ही मिल रहा है तो इससे बढ़िया 1500 सीसी की गाड़ी लेनी चाहिए ना, पावर भी ज़्यादा मिलेगी। लेकिन मारुति यहाँ पर हमारे को ये दिखाती है कि एक ट्रू 1.2 लीटर इंजन बहुत अच्छी माइलेज निकाल के दे सकता है दिल्ली ऐसे ट्रैफिक के अंदर भी, क्योंकि मारुति की जो 1.2 लीटर वाली गाड़ियां हैं, स्पेशली जो 3 सिलेंडर वाली अब आने लगी हैं, वो 15 तक का माइलेज भी निकाल के दे सकती हैं आपको। और अगर खुली सड़क मिल जाए, यानी कि हाईवेज मिल जाए, तो मारुति गाड़ियां 20, 22, 23 तक की माइलेज निकाल के दे देती है। वहीं पर बाकी ब्रांड्स की 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड कार्स 15 से 17 की माइलेज ही निकाल पाती हैं। यानी कि मारुति के 1.2 लीटर इंजन में और बाकी ब्रांड्स के 1.2 लीटर इंजन में जो माइलेज का फर्क है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इसीलिए कहीं ना कहीं कंज्यूमर ये सोचता है कि अगर यार माइलेज ही चाहिए तो मारुति की तरफ ही क्यों ना जाए। बहुत ज्यादा पावर तो किसी भी ब्रांड का 1.2 इंजन नहीं दे रहा है ना। अच्छा, मारुति से डायरेक्ट कंपटीशन के अलावा भी एक और रीजन है जिसकी वजह से हुंडई की जो मार्केट है वो थोड़ी श्रिंक हुई है, वो है अल्टरनेटिव फ्यूल वाले व्हीकल्स की कमी। देखो, जापानीज के पास है हाइब्रिड और इंडियंस के पास है इलेक्ट्रिक, लेकिन कोरियंस के पास क्या है? कुछ भी नहीं। मानता हूँ क्रेटा ईवी है, लेकिन वो सिर्फ एक कार है। वहीं पर टाटा के पास टियागो से लेकर हैरियर तक हर एक पेट्रोल कार का ईवी वर्जन है। सियरा अभी नहीं आती, लेकिन वो भी आने लग जाएगी। अब उनकी ईवीज की सेल कितनी होती है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि शायद वो अपनी ईवीज की सेल पेट्रोल गाड़ियों के साथ क्लब करके बताते हैं, क्योंकि उनकी पेट्रोल कार और ईवी कार्स का नाम ऑलमोस्ट सेम ही है, बस पीछे ईवी लग जाता है। लेकिन अगर मैं महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार्स की सेल्स आपको दिखाऊं तो उनकी जो BE6 है, XUV 9S है, 9E है और XUV 400 है, इन सब की जो महीने की कंबाइन सेल्स हो रही है वो 6500 यूनिट के आसपास है, यानी कि एक सक्सेसफुल पेट्रोल कार मॉडल के बराबर। तो इन बातों से समझ में आता है कि छोटी कार्स के सेगमेंट में ज्यादा प्रेजेंस होने की वजह से और ईवीज वगैरह ना बेचने की वजह से हुंडई थोड़ा सा पीछे है फिलहाल, लेकिन हुंडई अभी बहुत पीछे भी नहीं है। महिंद्रा और टाटा से लगभग 8 से 9 हज़ार यूनिट्स ही पीछे हैं, और अगर वो स्ट्रेटेजी लगा के एक ब्रांड न्यू कार लेकर आ जाएं तो तुरंत टाटा और महिंद्रा फिर से पीछे हो जाएंगे। और ऐसे ही वो कुछ करने वाले हैं, लेकिन वो 1-2 गाड़ियां नहीं लेकर आ रहे हैं, बल्कि हुंडई का कहना है कि वो 2030 तक, यानी कि अगले सिर्फ 4 सालों के अंदर 26 नई गाड़ियां लेकर आने वाले हैं। मतलब 4 सालों में 26 गाड़ियां ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिस तरीके से मैं और आप सोच रहे हैं वो उस तरीके से नहीं ला रहे हैं। वो 26 के 26 नए कार मॉडल्स नहीं ला रहे हैं,
बल्कि इन 26 गाड़ियों के अंदर 7 से 8 ब्रांड न्यू कार होने वाली हैं। बाकी गाड़ियां नई जनरेशन की होंगी। कुछ गाड़ियों के फेसलिफ्ट लेकर आए जाएंगे और कुछ गाड़ियों के पावर ट्रेन चेंजेस करे जाएंगे और नए वेरिएंट्स ऐड करे जाएंगे। तो ऐसे कुल मिलाकर 26 गाड़ियां हो जाएंगी। अब जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं उनके बारे में तो हमें पता ही है, तो इसीलिए उन गाड़ियों की बात करते हैं जो वो बिल्कुल ब्रांड न्यू लेकर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। देखो, बिल्कुल ब्रांड न्यू कार्स बताऊं उनसे पहले आपको मैं 2 ऐसी गाड़ियां बता देता हूं जो वो इंडिया में लाते रहते हैं और वापस लेके चले जाते हैं। एक तो सेंटा फे आ रही है, हाँ वही गाड़ी जो पहले आया करती थी और अब डिफेंडर की मुंह बोली बहन बन बैठी है। और दूसरी गाड़ी जो रीलॉन्च होने वाली है वो है ट्यूसॉन, जो अभी कुछ दिन पहले ही बंद हुई थी। तो ये तो वो 2 गाड़ियां हैं जो वापस इंडिया के अंदर आएंगी। अब उन नई 7 गाड़ियों की बात कर लेते हैं जिनके चांसेस हैं इंडिया के अंदर आने के, और ये बिल्कुल नए नामों के साथ आएंगी जो इंडिया के अंदर पहले कभी भी नहीं आई। जिसमें सबसे पहली गाड़ी है Hyundai की बायोन। ये एक क्रॉसओवर है और फ्रॉन्क्स को राइवल करेगी इंडिया के अंदर। इस गाड़ी के अंदर Hyundai अपना 1.2 MPFI इंजन लगा सकता है और 1 लीटर का TDI इंजन लगा सकता है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस गाड़ी की जो लेंथ है वो 4.2 मीटर्स की है, यानी कि अगर वो इंडिया के अंदर इसको लेकर आते हैं तो इसको पीछे से काटना पड़ेगा। देखो, आई पर्सनली फील कि ये गाड़ी ना 6 से 7 हज़ार यूनिट से ज़्यादा नहीं कर पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। नंबर्स अच्छे हैं लेकिन इससे ज़्यादा इसलिए नहीं कर पाएगी क्योंकि जो इनका 1.2 लीटर NA इंजन है ना, वो उतना ज़्यादा पेपी फील नहीं होता है, खासकर इस तरीके की बड़ी गाड़ियों के अंदर। मतलब i10 वगैरह के अंदर ठीक लगता है, लेकिन इस तरीके की गाड़ियों में जब आप 4-5 लोगों को बिठा के हाईवे पे जाते हो क्योंकि चौड़ी लंबी गाड़ी है तो आप लेकर जाओगे तो वहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, उतना ज़्यादा खिंच नहीं रही है गाड़ी। तो मेरे हिसाब से तो Hyundai को 1.2 NA इंजन के अंदर कुछ चेंजेस करने चाहिए ताकि उसकी पावर बढ़े। इसके बाद एक ऐसी गाड़ी आएगी जिसका जो कोड नेम है वो है HE1i। ये एक इलेक्ट्रिक कार होने वाली है और इस गाड़ी की अभी टेस्टिंग चल रही है। इसके अलावा वो एक मेड इन इंडिया EV भी लेकर आएंगे जो कि इनकी इंस्टर पर बेस्ड होगी, और वो एक ब्रांड न्यू MPV भी लेकर आएंगे 2028 तक जो कि कारेंस और अर्टिगा जैसी गाड़ियों से भिड़ा करेगी। और मेरे हिसाब से अगर इसकी प्राइसिंग अच्छी रखी जाती है तो ये काफ़ी अच्छा बिक सकती है क्योंकि Hyundai ना टैक्सी मार्केट के अंदर अपना अच्छा नाम लेकर चल रही है। उनकी जो ऑरा है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिकती है। अगर वो उस सेंस से लेकर आते हैं, गाड़ी को बेचना चाहते हैं जेन्युइनली, तो मेरे हिसाब से उनको टैक्सी मार्केट की तरफ फोकस रखना चाहिए क्योंकि इंडिया का जो आम कंज्यूमर है, जो मेरे ऐसा कंज्यूमर है, आपके ऐसा कंज्यूमर है, वो MPV नहीं चलाना चाहता। ब्रांड्स को अब समझ लेना चाहिए। इसके अलावा ये अमीरों की कार भी आएगी यानी कि पैलिसेड, और ये गाड़ी आएगी हाइब्रिड में। वैसे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन Hyundai को भी हाइब्रिड बनाने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो 2009 से अपनी हाइब्रिड्स बना रहे हैं और उनकी जो पहली हाइब्रिड गाड़ी थी जो 2009 में आई थी वो इलांट्रा पे बेस्ड थी। तो हाइब्रिड्स बनाने का एक्सपीरियंस इन लोगों को भी है। इसके बाद वो एक मिड साइज EV वाली SUV भी लेकर आ रहे हैं। वैसे अभी उनके पास क्रेटा EV है मिड साइज SUV सेगमेंट के अंदर, लेकिन ये वाली जो EV होगी वो बॉर्न EV होगी। पर सच बोलूँ ना तो इंडिया के अंदर बॉर्न EV और नॉन बॉर्न EV के अंदर ना मेरे को कोई खास फर्क या फिर कोई खास फायदा नहीं दिखता है। मतलब अभी जो बॉर्न EVs इंडिया के अंदर आ रही हैं उनमें से कई सारी अनरिलायबल है, उनकी रेंज रिलायबल नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़े बहुत दिक्कत आते रहते हैं। और ये बात मैं टाटा महिंद्रा MG जैसे ब्रांड्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ। वहीं मैं अगर Hyundai की क्रेटा EV की बात करूं तो वो उन कुछ गिनी चुनी EVs में से है जो काफ़ी रिलायबल मानी जाती है। इस गाड़ी की रेंज भी कंसिस्टेंट है और इस गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स में भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा फालतू इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। ज़्यादातर वही इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ करे गए हैं जो कि इनकी आइस में आते हैं। हाँ, पर जब Hyundai की बॉर्न EV आएगी तो एटलीस्ट ये जो बैटरी है जो नीचे दिखाई देती है वो ऐसे नहीं दिखेगी। और आखिरी में Hyundai वो काम करने भी जा रहा है जो उन्होंने आज तक नहीं करा है। Hyundai एक ऑफ रोड SUV पर भी काम कर रहे हैं। कुछ लोगों का मानना ये है कि एक बॉडी ऑन फ्रेम SUV हो सकती है, वहीं कुछ लोगों का कहना ये है कि एक मोनोकॉक SUV होगी, लेकिन होगी उसी टाइप की SUV जैसे कि फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो वगैरह, यानी कि एक ऐसी गाड़ी जो कि कच्चे रास्तों पर और ऑफ रोड पर आप ले जा सकोगे। और ये वाली बात सुनकर तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि Hyundai एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस कंपनी है, टेक्नोलॉजी वाइज काफ़ी ज़्यादा आगे है कई सारे ब्रांड से, और कई चीज़ें वो बहुत हट के करते हैं बाकी ब्रांड से। उनकी डिज़ाइन लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा अलग होती है और ज़्यादातर वो जो चीज़ें करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होती हैं, मतलब गलतियाँ बहुत कम निकलती हैं उनकी चीज़ों के अंदर। तो इसीलिए अगर वो इस मार्केट के अंदर आ रहे हैं तो ये खुशी की बात है। वैसे ये जो गाड़ी होने वाली है, खासकर ये जो SUV वो लोग बना रहे हैं, वो सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल SUV होने वाली है जो कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बिकने वाली कई सारी SUV से भिड़ेगी, ऑफ रोड SUV से। और इसीलिए मैं मान के चल रहा हूँ कि ये गाड़ी अच्छी खासी महंगी भी होने वाली है। मेरे ख्याल में तो फॉर्च्यूनर के प्राइस के आसपास ही आएगी। अब इस पूरे सिनेरियो पे मेरा क्या मानना है वो भी आप सुन लो। देखो, मेरे को कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है कि Hyundai सेकंड नंबर पे है या फिर 4th नंबर पे है। मेरे हिसाब से Hyundai बहुत ज़्यादा सेंसिबल कार्स बनाती है और वैसे उनकी जो सेल्स हो रही है 5000 या 6000 भी अगर कोई गाड़ी बिक रही है तो वो एक बहुत अच्छा नंबर है और कंपनी उस गाड़ी को प्रॉफिटेबली बना सकती है, ऐसा माना जाता है इंडस्ट्री के अंदर। इसीलिए Hyundai अपनी i10, i20 वगैरह बनाना बंद नहीं करेगी, चाहे वो मारुति से कितनी भी कम बिक रही हो, लेकिन वो अपने आप में एक हेल्दी नंबर में बिक रही हैं और उनको बनाते रहना चाहिए क्योंकि अब हमारे पास स्विफ्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा अगर Hyundai ने बंद कर दिया उसको बनाना, या फिर बलिनो का कोई अल्टरनेटिव नहीं बचेगा। अल्ट्रोज है वैसे, भूल गया था मैं, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं, उल्टा वो तो अपनी गाड़ियों को और नया बना रहे हैं। अभी i20 का नया अपग्रेड आने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट भी करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।